हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र गंगवार, आपका फिजिक्स टीचर। अब आपके सामने मैं न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने जो भी यूनिट्स पढ़े उनको हम रिवाइज करेंगे आगे समय रहते, और जो यूनिट करंट में आपको चल रहा था उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ग्रेविटेशनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये यूनिट नंबर 6 है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्लास 11th में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड को पढ़ेंगे। तो जो नंबर फर्स्ट सिलेबस में आएगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड। नंबर 2 पर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें और जो ऐसी टर्म्स हैं जो क्लास 9th में आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल and gravitational potential energy and gravitational potential energy। तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। नंबर 3 अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। और जैसा कि हम जानते हैं पूरा सोलर सिस्टम, पूरा एस्ट्रोनॉट, पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है लगभग इसी पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट है मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट। ये हमें यहाँ पर बेसिक 3 सेक्शंस स्टडी करने हैं ग्रेविटेशन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके जैसी यूनिट आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट कई पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखती है। एक तो इसमें कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, और दूसरा अगर ये यूनिट समझ में आ जाती है तो क्लास 12th की वेरी फर्स्ट यूनिट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है, तो हमने प्रैक्टिकली अगर हम देखें क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो बॉडी तब तक अपना मोशन नहीं रोकेगी जब तक वो अर्थ के सेंटर पर नहीं पहुंच जाएगी। इस चीज को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था, सभी जानते हैं। तो ये बहुत बेसिक है। अर्थ की एक टेंडेंसी है, अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और बॉडी का मतलब मटेरियल बॉडी, दुनिया में जितनी भी मटेरियल बॉडी है, जितनी भी मटेरियल बॉडी का मतलब जिसमें मास है, वो सभी मटेरियल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ये टेंडेंसी अर्थ में भी होती है, अर्थ भी अपनी तरफ हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब दो स्टूडेंट आपस में पास में बैठे हुए होते हैं तो वो आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि दोनों मटेरियल बॉडी हैं, और जब दोनों मटेरियल बॉडी तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो दोनों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे के कांटेक्ट में क्यों नहीं आ जाते। तो उसका कारण ये है कि जो दो स्टूडेंट एक बेंच पे बैठे हुए हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले। ऐसे ही बहुत सारी मटेरियल बॉडी हैं, तो लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो किसी भी बॉडी को जो कि अर्थ सरफेस पे है उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। या हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा पहले इस चीज को समझ लेते हैं। बेसिक आप सब लोगों ने पढ़ा। अगर हम एक मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और मैग्नेट फील्ड की बात करें तो मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाता है जिसमें कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल बॉडी हम लेकर आएंगे
तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ऐसे ही हर मटेरियल बॉडी अपने चारों तरफ एक रीजन डेवलप कर देती है और उस रीजन में अगर उसके जैसी यानी कोई दूसरी मटेरियल बॉडी आएगी तो उस पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगी। तो अर्थ के चारों तरफ अगर हम देखें तो अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हो जाता है और उस फील्ड में जो कोई भी बॉडी आएगी अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो अगर हम बात करें अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर तक जो है वो लगता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे इसका पहला सेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हर मटेरियल बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये अगर हम देखें तो ये सपोज एक मटेरियल बॉडी है, ये एक मटेरियल बॉडी है, दूसरी मटेरियल बॉडी इसी के पास कुछ एक डिस्टेंस पर प्लेस कर दी हमने। इसका मास m1 है और इसका मास क्या है m2। ये हमने दो बॉडी यहाँ पर ये दो बॉडी एक दूसरे के पास रखी हुई है। इनके बीच में जो सेपरेशन है r है। देखिए फोर्सेस आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी होते हैं, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी होते हैं। हर इस तरीके का फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होते हैं? जब दो बॉडी एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट करती हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दो मटेरियल बॉडी है m1 और m2 और इनके बीच का सेपरेशन कितना है r। तो ये वाली बॉडी m1 बॉडी जो है, m1 बॉडी इस वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसको हम नाम देते हैं, ये वेरी फर्स्ट बॉडी है, इसको हम सेकंड बॉडी मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं। चलिए m1 वाली बॉडी m2 वाली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसका नाम दे दिया फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। ये वाली बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करेगी और इसका हमने नाम दे दिया F12। अब हम बात करते हैं दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो न्यूटन ने अपना एक लॉ लिया इसके रिगार्डिंग, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। बहुत बेसिक लॉ है, क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर फर्स्ट, यानी कि दोनों बॉडीज का मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितना मास होगा उतना ही दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं, अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये सेकंड फैक्टर है। अगर हम देखें दोनों बॉडीज के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स जो है वो वीक होता चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर और ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू g m1 m2 ओवर कितना r स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी। अब ये g क्या है? g एक कांस्टेंट होता है और उसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? इसकी वजह ये ऑल ओवर वर्ल्ड इवन स्पेस में भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -11। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है। अब ये तो सारी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए 11 के अकॉर्डिंगली क्या नई चीज आती है इसमें। अब आपसे अगर कहा जाए कि आप ये प्रूफ करिए कि दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तो ये यहाँ पर एक नई चीज होगी।
अब देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि ये प्रूफ करिए मैथमेटिकली कि F12 और F21 दोनों बराबर हैं, और ये अगर बराबर प्रूफ हो जाते हैं तो ये पता चल जाएगा जितने फोर्स से ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी उतनी फोर्स से वो इसको करेगी। तो ये हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना। एक यहाँ पर नहीं, एक और चीज है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हुआ, सभी सेंट्रल फोर्स होते हैं। अब सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? वो सभी फोर्सेस जो दो बॉडीज के बीच लगने वाली लाइन के अलावा, यानी दो बॉडीज के बीच जो मिलाने वाली लाइन है, जिसको लाइन ऑफ एक्सिस बोल सकते हैं आप, अगर जितने भी फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्सिस के अलावा लगेंगे तो वो सभी फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों बॉडीज को इस तरीके से ये लाइन दोनों को क्या करती है, दोनों बॉडी को कनेक्ट कर रही है, तो इन दोनों बॉडी का एक्सिस हो गया। अब ये वाला फोर्स इस लाइन के अलावा लगा, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना, तो हमें इसको वेक्टर में जाना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनके सबके एक यूनिट वेक्टर होता है, वो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म से भी हम ये बात को प्रूफ कर पाएंगे कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने ये कहा कि अगर एक वेक्टर ये है, सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका एक यूनिट वेक्टर होता है जो इसी के अलावा होता है, जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा। दुनिया का हर एक यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम बात करें इसकी, अब हम F12 को अगर देखें वेक्टर फॉर्म, तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, तो ये है F12 वेक्टर लगा लेते हैं, और ये आ जाएगा G m2 अपॉन क्या आ जाएगा r स्क्वायर, राइट। अब इसका यूनिट वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर r कैरेट 1 है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया r कैरेट 1, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये वेक्टर हो गया, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, राइट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें। अब फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, सेकंड बॉडी को ये वाली बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये है F21, तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर कितना r स्क्वायर, राइट। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर कितना हो गया r2 कैरेट, राइट। इसका यूनिट वेक्टर हमने r2 कैरेट मान लिया। अब यहां पर देखिए, समझने वाली बात क्या, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इस फिगर से पता चल रहा है ये एक लाइन ऑफ एक्सिस है, इधर r कैरेट 1 लग रहा है, इस साइड से r कैरेट 2 लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, और मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है 1। तो इस हिसाब से r कैरेट 1 को आप लिख सकते हैं माइनस r कैरेट 2 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू प्लेस करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर कितना r स्क्वायर, और r कैरेट जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं कितना माइनस r कैरेट 2। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस G m1 m2 ओवर r स्क्वायर r2 कैरेट, राइट। अब इक्वेशन अगर सेकंड में जाए तो ये वैल्यू किसकी है, F21 वेक्टर की है, तो इस हिसाब से F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस F21 वेक्टर। यहां से देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगी, और उन फोर्सेस का डायरेक्शन दोनों बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होगा, सेंट्रल नेचर होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा उसको जरा थोड़ा सा जल्दी में रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं।
हमने पढ़ा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ा और हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि अगर दो बॉडी म्यूचुअली एक दूसरे के पास रखी हुई है तो वो दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगी और वो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होंगे आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे। और हमने ये पढ़ा कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर सेंट्रल नेचर होता है, तो यस ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंट्रल नेचर होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन के अराउंड लगता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, सेंट्रल नेचर होता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने आज स्टार्ट किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ग्रेविटेशन यूनिट का। कल हम इसका डिटेल में सिलेबस एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और कल हम इस यूनिट को एग्जैक्टली सही मायने में क्लास 11 के अकॉर्डिंगली और कंपटीशन के अकॉर्डिंगली हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।